हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के अकाउंटेंसी की, और जिसमें हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक। यानी कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो 11th क्लास में है और कैश बुक पढ़ना चाहते हैं, जिनको कैश बुक में प्रॉब्लम हो रहा है। आज के इस वीडियो से आपको कैश बुक में काफी मदद मिलेगा। और कैश बुक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स में आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर कई टीचर जो है अपने एग्जाम अपने क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स में देते हैं। तो 8 या फिर 6 मार्क्स में किसी भी मार्क्स का पूछा जाए, मोर और लेस क्वेश्चन एक जैसा रहता है। और काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये चैप्टर कैश बुक। हालांकि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये चैप्टर काफी आसान है। एक दो ट्रिक है इसमें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसी में आपको पूरा सल्टा देना है चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। तो कैश बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको बेसिक बातें बता रहे हैं, वो आप समझिए। आपको याद होगा जब हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का क्लास बता रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें तो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का जब किसी भी बिजनेस का जब आप अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो हम लोग अभी तक जर्नल एंट्री पढ़ लिए, लेजर पढ़ लिए। अब फिर हम आपको याद होगा एक बार हम बताए हैं, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है, आप देखते हो कि आपका जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन रहता है 10 से 15 ट्रांजेक्शन रहता है, और उसी में बहुत सारा समय लग जाता है जर्नल एंट्री पास करने में। यानी कि जर्नल एंट्री का एक प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है। और प्रैक्टिकली अगर आपके बिजनेस में हजारों ट्रांजेक्शन पर डे होता है, जैसे बिग बाजार की बात करें तो बिग बाजार में हजारों ट्रांजेक्शन पर डे होता है, तो अब हर ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जर्नल एंट्री अगर आप पास नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बदले आप सारे ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री के बदले आप क्या कर सकते हैं, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर जर्नल एंट्री नहीं बनाना है तो उसके बदले आप क्या बना सकते हैं, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में आपको हम बताए थे क्या क्या आता है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेल्स बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब कुछ पढ़ेंगे अब लोग। बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, एंड लास्ट हम बताए थे कैश बुक, कैश बुक। एंड एक और है जर्नल प्रॉपर, क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो ये बेसिकली आपका सब्सिडरी बुक का पार्ट है। यानी कि अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते हैं तो आप हर चीज के लिए अलग अलग बुक बनाएंगे। परचेज के लिए परचेज बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल कर रहे हैं तो सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इसके ऊपर तो अलग से चैप्टर ही है। फिर उसके बाद एक कैश बुक बनाते हैं और जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कैश बुक के बारे में कि आखिर कैश बुक क्या होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, कैश बुक जो है वो किसका पार्ट है, सब्सिडरी बुक का पार्ट है। कैश बुक किसका पार्ट है, सब्सिडरी बुक का पार्ट है। यानी कि अगर आप जर्नल एंट्री नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक, है ना, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल सब आता है। सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, मगर आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको याद होगा जब आप जर्नल पढ़ रहे थे तो जर्नल के बाद पढ़े हैं लेजर, और लेजर में आप लोग कैश अकाउंट बनाना सीखे, है ना। आप लोग लेजर में क्या सीखे कि कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कैश बुक
की बात करें एंड कैश अकाउंट की बात करें तो मोर और लेस कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही है। ठीक है, आप याद करिए कैश अकाउंट आप बनाना सीख चुके हैं लेजर अकाउंटिंग में। कैश अकाउंट में क्या होता था, सारा ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है, सारा ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, है ना, कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और कैश बुक में भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सर फर्क क्या है, तो फर्क ये है बच्चों कि कैश बुक बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, मगर क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है सब्सिडरी बुक का, और सब्सिडरी बुक में हम लोग जर्नल एंट्री नहीं बनाते। मगर कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट के लिए आपको जर्नल एंट्री बनाना जरूरी है, क्योंकि याद होगा आपको, अगर आप लेजर पढ़े हैं तो याद होगा कि जर्नल एंट्री के मदद से ही कैश अकाउंट बनता है। तो जिन बच्चों ने जर्नल लेजर पढ़ लिया है, जर्नल क्लियर है, लेजर क्लियर है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर जिनका नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई पंगा वाला बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग कैश बुक की बात करें तो कैश बुक क्या होता है, कैश बुक जो है वो आपका अकाउंट है। चलिए, तो जैसा कि चैप्टर देख पा रहे हो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक, है ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोलते हैं, दैट इज कैश बुक। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के भी नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली अगर बात करें तो जो हम अभी आपको ओरली डिस्कस किए हैं, है ना, उसी के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, परचेज बुक के बारे में बता रहा है, सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। तो ये सब अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब परचेज बुक स्टार्ट करेंगे, सेल्स बुक स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं और जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो जब बारी आएगी इसकी तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा कैश बुक क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए कैश बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कैश बुक का है तो हम लोग सिर्फ कैश बुक की बात करेंगे। तो कह रहा है दिस बुक is used to record all the transaction relating to the cash receipt and cash payment। हर ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है, हर वो ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है उसका एंट्री यहाँ पर कैश बुक में किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज क्वाइट लार्ज इन एवरी बिजनेस। आपको पता है कि अगर किसी भी बिजनेस की बात करें तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इट इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्री। तो हर कैश ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में आप पोस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का एंट्री यहाँ पर होता है। कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन। इसलिए कैश ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट बुक दैट इज कैश बुक बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना सारा ट्रांजेक्शन है कि आपको रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री के फॉर्म में थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, खास बात क्या है कैश बुक का कि छोटा ट्रांजेक्शन हो चाहे बड़ा ट्रांजेक्शन हो, हर ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा। जो हम बता रहे हैं आपको थ्योरी में बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा जानने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर उसके अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो इसको समझ लेते हैं। कैश अकाउंट क्या होता है तो हम आपको बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। जब आप जर्नल बनाते हैं, जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो आप उसके बाद जर्नल से क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, और लेजर का ही पार्ट होता है क्या, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो आप यानी कि समझ में आ रहा है कि आप जब तक आप जर्नल नहीं बनाएंगे तब तक लेजर नहीं बनेगा, और लेजर नहीं बनेगा यानी कि कैश अकाउंट नहीं बनेगा। तो
कैश अकाउंट बनाने के लिए आपका किसका रिक्वायरमेंट होता है? जर्नल एंट्री का, ठीक है। तो इट इज अकाउंट इन द लेजर, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। कैश अकाउंट को क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेजर का पोर्शन है, लेजर में आप पढ़े थे। कैश बुक क्या है? इट इज द सेपरेट बुक मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। मगर कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में क्या होता है? जितना भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एक बार हम सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन है अगर आप जर्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, और लेजर बनाएंगे उसमें एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैश अकाउंट। मगर कैश बुक की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं? कैश बुक बना सकते हैं। यानी कि कैश बुक बनाने के लिए आपको न जर्नल का दरकार है ना लेजर का दरकार है, ठीक है। देखिए थ्योरी थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है जब इसी चीज को आप इसी कैश बुक का क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो चीजें आपके लिए आसान होते चली जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, थोड़ा कम समझ में आए, मगर आपको चिंता नहीं करना। नेक्स्ट, कैश अकाउंट इज ओपनड इन लेजर एंड पोस्टिंग डन इन द अकाउंट फ्रॉम जर्नल, है ना। कैश अकाउंट कब खोलते हैं? लेजर जब बनाते हैं तब खोलते हैं। और इसमें पोस्टिंग कहाँ से करते हैं? तो पोस्टिंग कहाँ से करते हैं? जर्नल एंट्री से करते हैं। जर्नल जो बनाए हैं वहां से आइटम उठा उठा के पोस्टिंग करते हैं, याद होगा आपको। मगर कैश बुक में ऐसा नहीं होता है। कैश बुक को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से एंट्री होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उठा के डायरेक्ट कैश बुक में पोस्टिंग की। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट। अच्छा, जब आप जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट का पोस्टिंग करते हैं, यानी कि जब जर्नल एंट्री पास कर रहे हो और मान लो एंट्री आया कैश अकाउंट डीआर टू सेल, एंट्री क्या आया? कैश टू सेल। तो उस केस में आपको कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यानी कि जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपका कैश अकाउंट का पोस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। मगर इसमें क्या कह रहा है? व्हेन ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक देयर इज नो नेसेसिटी टू ओपन कैश अकाउंट। मगर जब आप कैश बुक बना लेते हैं तो कैश अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है समझिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब आप किसी भी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट यूज करते हैं तो आपको कैश लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर में कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। मगर अगर आप कैश बुक बना लेते हैं तो आपको कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कैश अकाउंट के बदले ही हम लोग क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज ओनली रिकॉर्डेड, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, जर्नल एंट्री में देखे होंगे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट में लिखते थे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कहाँ लिखते थे? बैंक अकाउंट में। मगर कैश बुक में ऐसा नहीं होता है। कैश बुक में अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो दोनों ट्रांजेक्शन किस में लिखा जाएगा? कैश बुक में ही लिखा जाएगा। इसलिए कह रहा है बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। बोथ एस्पेक्ट कहने का मतलब कैश ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू हो या फिर बैंक के थ्रू हो, दोनों ट्रांजेक्शन का एंट्री यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्का फुल्का भी समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। चलिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करें तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कैश बुक आपको बता देते हैं ओरली। कितने प्रकार का आपको टाइप्स पढ़ना है? तो एक है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है? मान लीजिए, देखिए बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो वो कैश बुक में कौन सा कॉलम खोलेगा? कैश कॉलम खोलेगा। अब ये कॉलम क्या होता है आपको पता चल जाएगा।
बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हम कैश लेते ही नहीं है, हम कैश का चेहरा ही नहीं देखते। ठीक है, तो उस केस में वो दुकानदार कौन सा कॉलम खोलेगा? बैंक कॉलम खोलेगा, क्योंकि उसका सारा ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है? बैंक के थ्रू हो रहा है। सेकेंड, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं और बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो क्या खोलेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, कभी कभी कुछ कुछ दुकानदार ऐसा होता है, इसमें आपका डिस्काउंट भी आ जाता है। क्या आता है? डिस्काउंट भी आ जाता है। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं और डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है, तो वो भी डबल कॉलम खोलेंगे, मगर दो कॉलम में क्या क्या होगा? कैश अकाउंट होगा, कैश का कॉलम होगा, और एक होगा डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं और डिस्काउंट भी देते हैं या फिर डिस्काउंट लेते हैं, तो वो कौन सा कॉलम डबल कॉलम में क्या आ जाएगा? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये हो गया डबल कॉलम का 3 टाइप। एंड लास्ट है आपका ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि तीनों चीज, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन करते हैं और डिस्काउंट भी देने का काम करते हैं। तो वैसा दुकानदार जो कैश के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर रहा है और डिस्काउंट भी दे रहा है, उस वो कौन सा कैश बुक बनाएगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम रहेगा कैश का, एक कॉलम रहेगा बैंक का, और एक कॉलम रहेगा डिस्काउंट का। बात क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे नेचर ऑफ दुकानदार की बात है। अगर मेरा दुकान है और हम सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम कौन सा कॉलम स्टार्ट, हम कौन सा कैश बुक बनाएंगे? सिंगल कॉलम में कैश कॉलम वाला। अगर हम सिर्फ बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिंगल कॉलम ही करेंगे, मगर बैंक कॉलम स्टार्ट करेंगे, बैंक कॉलम वाला कैश बुक बनाएंगे। अगर हम कैश और बैंक दोनों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम डबल कॉलम कैश बुक यूज करेंगे, और उसमें कौन सा? कैश एंड बैंक कॉलम लगाएंगे कैश बुक में। अगर हम सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं और डिस्काउंट देने का काम करते हैं तो हम ये कैश बुक यूज करेंगे। हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं और डिस्काउंट देते हैं तो ये ट्रांजेक्शन यूज करेंगे। और हम तीनों कर रहे हैं, कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन करते हैं, डिस्काउंट भी देने का काम करते हैं, तो फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक ओपन करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, यानी कि इतना सारा टाइप है। ठीक है, और सारा टाइप एकदम इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखिए, ये एडवांटेज ऑफ कैश बुक दे रहा है और डिसएडवांटेज ऑफ कैश बुक दे रहा है। ठीक है, सिमिलैरिटीज, तो ये सब आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब चीजें पढ़े नहीं हो, कैश बुक आज तक बनाए नहीं हो, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाने लगोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये है आपका फॉर्मेट। जैसा कि आप जानते हो, अकाउंट्स में कुछ भी पढ़ते हो तो हर चीज का एक फॉर्मेट होता है ना? तुमको याद होगा जर्नल एंट्री में फॉर्मेट कुछ इस प्रकार हुआ करता था, डेट का कॉलम, एक लेजर फॉलियो का कॉलम और डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। फिर लेजर अकाउंट का अलग कॉलम था, कैश बुक का अलग कॉलम होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉलम अलग बनता है। तो कैश बुक में कैसा कॉलम होता है? दो पार्ट में बटा हुआ है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, एक डेबिट साइड है तो एक क्रेडिट साइड। और यहाँ पर क्या क्या है? तो डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर मतलब बिल का नंबर, लेजर फॉलियो, अमाउंट। फिर से रिपीट होगा, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट। एक साइड है क्रेडिट और एक साइड है डेबिट। ये सिंपल सा आपका कॉलम है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट आपके सामने प्लॉट करके हम आपको एक बार कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि आखिर फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सिंपल सा, फॉर्मेट एकदम सिंपल है बाबू।
दो पार्ट में बटा हुआ है, ये है डेबिट पोर्शन और ये है क्रेडिट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट है, लेजर फॉलियो है, वाउचर नंबर है, पतला 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 गली है ये, और एक डेट का कॉलम है, एक पार्टिकुलर का। फिर यहाँ से डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर है, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। ये आपका हो गया अमेरिका का झंडा, लाल और ब्लू, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर क्या होता है बताएंगे, लेजर फॉलियो LF और अमाउंट, ये डेबिट कंप्लीट। अब क्रेडिट की बात कर रहे हैं, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट, ठीक है। आप लोग स्केल यूज करेंगे तो इस तरीके का टेढ़ा लंगड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा। और हेडिंग लिखते हैं क्या, कैश बुक, कैश बुक आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये क्या है। देखिए वाउचर नंबर क्या होता है, जैसे आप याद होगा डेट में तो डेट लिखेंगे, इसमें कोई पंगा नहीं है। और पार्टिकुलर में जैसे मान लीजिए राम पैसा दिया तो राम लिखेंगे, श्याम को पैसा दिए तो श्याम लिखेंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाउचर नंबर क्या होता है, कोई भी चीज आप परचेस करते हो या फिर किसी को आप, जैसे हम मान लीजिए दुकानदार है, हम कैश बुक बना रहे हैं, आप मेरे कस्टमर हो तो आप मेरे पास जब आओगे तो हम आपको बिल देंगे, और बिल में एक नंबर होगा कि नहीं, हाँ सर नंबर होगा, उसी को कहते हैं वाउचर नंबर, ठीक है। तो वाउचर नंबर यहाँ पे लिखाता है। जनरली क्वेश्चन में वाउचर नंबर नहीं देता, मगर किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया तो वाउचर नंबर 576, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चुपचाप 576, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। लेजर फॉलियो में पेज नंबर लिखाता है, लेजर फॉलियो में पेज नंबर लिखाता है। आपको पता होना चाहिए कैशबुक की मदद से हम लोग लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, मगर वो फिलहाल अभी नहीं सीख रहे हैं, इसलिए लेजर फॉलियो का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा। कुछ कुछ केसेस में आपका लेजर कॉलम यूज होगा, अदरवाइज लेजर कॉलम यूज, लेजर फॉलियो का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि उसमें लिखाता है पेज नंबर, और पेज नंबर लिखने का दरकार आपको नहीं है। और अमाउंट में तो सिंपली क्या लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे 2000 है, 3000 है, जितना भी पैसा है, तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो लेजर फॉलियो में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, बहुत सिंपल सा कंडीशन है और वाउचर नंबर मतलब बिल का नंबर, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे कि ये एक आपका पहला इलिस्ट्रेशन है, कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। हम लोगों को क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब है, अब यहाँ पर देख रहे हो सब कैश है, क्या है, कैश है, तो यानी कि ये दुकानदार सिंगल कॉलम बना रहा है और सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करता है। इसका ये मतलब है कि इसने आज तक जो भी हाँ, इसमें भी टू और बाई होता है, ठीक है, इसमें भी टू और बाई होता है। डेबिट साइड में टू से लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाई से लिखते हैं, ठीक है। एक बार हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि जैसे लेजर पोस्टिंग में हम लोग टू और बाई से लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी टू से लिखते हैं और यहाँ पर बाई से लिखते हैं, ठीक है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपका बहुत जगह यूज होगा। तो ये दुकानदार कैश में भी सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करता है। चलिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कैश बुक का, किसका बात कर रहे हैं, कैश बुक का, तो सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होगा। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो हम लोग उधार में किए हैं उसका एंट्री करने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कैश बुक यानी कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एंट्री करेंगे, और जब कैश से रिलेटेड की बात कर रहे हैं तो कोई ट्रांजेक्शन अगर उधार में हो रहा है तो उसका एंट्री यहाँ पर नहीं होता है, उसके लिए अलग जगह एंट्री होता है। कहाँ होता है आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है, आपको क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए ये कह रहा है 10 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, तो उधार पे खरीदे तो इसका पोस्टिंग
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैश के मोड में नहीं हो रहा। पेड टू रवि, इसका पोस्टिंग होगा, कैश सेल पोस्टिंग होगा, फर्नीचर कैश में खरीदे पोस्टिंग होगा, पेड वेजेस पेड रेंट के पोस्टिंग होगा, और रिसीव्ड कमीशन इसका भी पोस्टिंग होगा। मतलब सिर्फ 10 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका पोस्टिंग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये उधार में हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर हो। तो देखो, ये है आपका कैश बुक का फॉर्मेट, आपके सामने एकदम प्रेजेंट है बहुत अच्छे से। अब देखिए, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? हर वो ट्रांजेक्शन जिसके कारण कैश रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और वो ट्रांजेक्शन जिसके कारण आप कैश पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सिंपल सा फंडा है बाबू। ये है तुम्हारा डेबिट का पोर्शन और ये है तुम्हारा क्रेडिट का पोर्शन। तो डेबिट और कैश की ट्रांजेक्शन की बात करें तो दो बातें होंगी, या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। अगर कैश आ रहा है यानी कि दुकानदार को कैश मिल रहा है, यानी कि कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश जब रिसीव कर रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और अगर कैश पे कर रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांजेक्शन का एंट्री करना है? कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री करना है। दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, पूरा क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम आई क्लियर टू यू? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैश ट्रांजेक्शन का ही एंट्री होगा। कैश में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 तारीख को कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000, इसका क्या मतलब है? 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किए। तो भाई बिजनेस स्टार्ट किए हो तो जाहिर सी बात है बिजनेस में पैसा लगाए होगे, और पैसा लगाए होगे तो बिजनेस में पैसा आया होगा। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट किए तो 20,000 रुपया पैसा लगाए होंगे ना बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा लगाए तो बिजनेस का कैश बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। और बढ़ गया तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो डेट में लिखेंगे 1 मार्च टू कैपिटल। आप सबसे पहले जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लिखते हैं ना। आप अगर पैसा लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और चूंकि पैसा आ रहा है इसलिए कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। कितना लगा रहे हैं? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया हो गया, बस इतना ही, कंप्लीट, एकदम आसान। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या कह रहा है? थोड़ा छोटा है, ध्यान रखना। बाउट गुड्स फॉर कैश 50,000, 5,000। बाउट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदे, कितने में खरीदे? 5,000 रुपए में। अब ये बताओ, 5,000 का सामान खरीदोगे तो पेमेंट करोगे ना। सिंपली आपको क्या देखना? पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो भाई कोई भी इंसान बाउट करेगा यानी कि परचेस करेगा, और परचेस करेगा तो पेमेंट करेगा, और पेमेंट करेगा तो पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। डेट है 2 मार्च, पेमेंट कर रहे हैं तो बाई परचेस। बाउट मतलब क्या होता है? परचेस, तो लिखेंगे परचेस अकाउंट। कितना? तो 5,000 रुपया, यहाँ पे लिख दिए 5,000। थर्ड पॉइंट एकदम आसान है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 रुपया, सेल कर रहे हैं। कितने का सेल कर रहे हैं? 4,000 रुपए का। तो 4,000 में अगर बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा। बेच रहे हो तो पैसा आएगा, क्योंकि दुकानदार कुछ भी बेचता है तो पैसा आता है। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल, बोल के क्या लिखेंगे? टू सेल, सेल करके पैसा आ रहा है ना। कितना पैसा आ रहा है? 4,000 रुपया। तो 4,000, डेट क्या था? 5 मार्च, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मार्च, बस, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। तो भाई उधार है तो इसका एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है, तो इसको तो गोली मारो। नेक्स्ट, पेड, हाँ नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि नो एंट्री लिखेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि उधार में है छोड़ देंगे, कुछ पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, कुछ छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। पेड टू रवि
7,000 रुपया, 7,000। इसका क्या मतलब है, आप रवि को पेमेंट किए हैं 7,000 रुपीज, ठीक है। तो ये बताओ, पेमेंट करोगे तो पैसा चला जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। किसको पेमेंट किए हैं, रवि को, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 15 तारीख को ये पेमेंट हो रहा है, तो बाई किसको दिए हैं, रवि को, तो रवि का नाम लिखेंगे, रवि। और रवि में अकाउंट लगाना चाहते हैं तो स्टॉफिस एस करके अकाउंट लिखेंगे। और कितना पेमेंट किए हैं, 7,000। तो यहाँ पर हम लोग 7,000 रुपीज पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका बच्चों कैश सेल 8,000 रुपया, कैश में बेचे हैं कितने का, 8,000 रुपए का, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, कैश में बेचे हो तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। 15 तारीख को टू सेल, सेल करके पैसा आ रहा है ना, तो टू सेल अकाउंट कितना, 8,000 रुपया। और बस हो गया। और ये 13 तारीख था, तो इसको 3 कर देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई पंगा नहीं है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स, सॉरी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहे हैं कितने का, 6,000 रुपए का। अब सिंपल सा बात है भाई, अगर आप दुकानदार हो और आप फर्नीचर परचेज करने गए तो पेमेंट करोगे, और पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा आपका, और कैश पे करोगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। पैसा आ रहा है डेबिट में, पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में। तो भाई क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर परचेज किए। तो याद होगा आपको, जर्नल एंट्री में सिखाए थे कि अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, परचेज। अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो टर्म यूज करेंगे परचेज। मगर कोई एसेट्स खरीद रहे हैं जैसे कि फर्नीचर, तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। बात क्लियर है, कितने का फर्नीचर है, 8,000 रुपए का, 6,000 रुपए का है तो 6,000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, 18 तारीख, तो 18 मार्च, है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज पेड वेजेस। क्या बोल रहा है, पेड वेजेस कितने का, 380 रुपए का। तो 380 रुपए अगर पे किए हैं तो आप पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो 20 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 20/3 वेजेस के नाम पे पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस एक तरीके का खर्च है, कितना है, 380 रुपया, लिख दिए। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कह रहा है पेड रेंट कितना है, 400 रुपया। तो 400 रुपया अगर पे किए हैं, 20 तारीख को ही पे कर रहे हैं, हो सकता है कि रेंट दे रहा होगा, तो 20 तारीख को बाई रेंट, रेंट के नाम पे पेमेंट किए, कितना पेमेंट किए, 400 रुपीज। एंड लास्ट है आपका रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है, कितने का कमीशन मिला है, 600 रुपए का, ठीक है, 26 तारीख को। और वो वाला ट्रांजेक्शन 24 को था, ठीक है। तो कमीशन मिल रहा है अगर, तो आपके लिए इनकम है, और इनकम है तो पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट डेबिट साइड में। तो 26 मार्च को टू कमीशन के नाम पे पैसा मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है, 600 रुपीज। और यहाँ पर ये हो जाएगा 24 तारीख। इसी के साथ आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इतना ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। है ना, इतना ही आपका ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब चलिए इसको बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग भी करना होता है। तो चलिए अब बैलेंसिंग सीखते हैं और समझते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगा, ठीक है। देखिए बैलेंसिंग में क्या करेंगे, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट करेंगे पहले। अब बताओ पहले कि टोटल डेबिट कितना आ रहा है। तो डेबिट में 20,000 रुपया है, 4,000, 24,000, 24 और 8 32, 32 और 6 32,600। तो यहाँ पे कितना आया, 32,600 रुपया। क्रेडिट साइड जोड़िए, तो 5,000, 7 7 5 12, 12 6 18, 18,000 और प्लस 380 और 400,
तो 780, तो कितना हो जाएगा 18,780 रुपया। अब आप देख रहे हो डेबिट, डेबिट में कौन सा ट्रांजेक्शन लिख रहे थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। डेबिट में वो ट्रांजेक्शन लिख रहे थे जिसके कारण पैसा आ रहा था, और टोटल डेबिट कितना हुआ 32,600, 32,600। इसका ये मतलब है कि इस बिजनेसमैन को एक महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है 32,600। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, जो पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट टोटल कितना किए हैं 18,780 रुपया। तो बताओ मेरे बच्चों, इस दुकानदार के पास कुछ कैश बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? इस दुकानदार के पास कुछ कैश बचना चाहिए कि नहीं? जरूर बचना चाहिए। 32,600 में से माइनस करेंगे 18,780 रुपया, तो कितना बचेगा 13,820 रुपया बचेगा। बात समझे? तो इसी चीज मतलब समझ में आ गया कैश बुक बनाने से कि एक महीना में पैसा टोटल आया 32,600, पेमेंट कितना किए हैं 18,780 रुपीज, और टोटल कितना बचा है तो 13,820 रुपया। तो फाइनली अभी क्या करेंगे, 31 तारीख को ये जब बैलेंसिंग करते हैं ना, महीने की आखिरी डेट को करते हैं, और मार्च का आखिरी डेट क्या होता है 31 मार्च, तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, है ना, बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट कितना हो जाएगा तो 13,820 रुपया, 13,820। अब दोनों साइड को जब जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये जो है आपका बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 32,600 रुपया, 32,600 यहाँ पर भी, और 32,600 रुपया यहाँ पर। ठीक है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना। एक बार हम बैलेंसिंग को फिर से बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले डेबिट के अमाउंट को जोड़ते हैं। डेबिट में टोटल कितना 20, 4, 8 और 600, तो टोटल डेबिट आपका आ रहा है, टोटल डेबिट आपका आ रहा है 32,600 रुपया। ठीक है, फिर टोटल क्रेडिट किए तो 5,000, 7,000, 6,000, 380 और 400, तो टोटल आया 18,780 रुपया, यानी कि 18,780 रुपीज। तो टोटल बैलेंस कितना बचना चाहिए 13,820। तो ये अमाउंट चूंकि बचा हुआ अमाउंट है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए, और इसके लिए टर्म क्या यूज किए बाय बैलेंस CD, और ये काम कब करते हैं महीने की आखिरी डेट को, और इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर BF। सर बैलेंसिंग फिगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमाउंट डालने से दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, ये अमाउंट डालने से आपका दोनों साइड जो है वो क्या हो गया बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग 13,820 को क्या बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। और ये आपका कंप्लीट कवरेज है कैश बुक का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ सके। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।